हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैंने जो महा ट्रांसको के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज, तो उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो इस सेशन में मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बता दूं तो जो मैंने नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट किए थे, नेटवर्क थ्योरी के जो नेटवर्क थ्योरम मैंने स्टार्ट किए थे, बेसिकली वो मैं चाहता था कि दो ही पार्ट में कवर अप हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ये थ्योरम आपके बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, तो बेसिकली ये इसका कितना है, पार्ट नंबर 3 है, राइट। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा आपके नेटवर्क थ्योरम का। इसके बाद आपको कहीं से भी कहाँ से भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप ये तीन पार्ट देख लेते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ द नेटवर्क थ्योरम, तो नेटवर्क थ्योरम जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो ये आपका श्योर शॉट आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो आप मिस ना करो। ओके, और उसका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको बना रहे आपके पास बना रहेगा जैसे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ओके, उसके साथ साथ ही ये जो सेशंस होते हैं, इन सेशंस का जो आपके पास नोट्स मिलेगा या फिर मैं बोलूँगा पीडीएफ मिलता है, वो मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैं आपको कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। वहाँ से सिंगल क्लिक से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में एकदम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि भाई पढ़ा कौन रहा है, राइट। सो दिस इज माय नेम बेसिकली, एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है, 18, 19 एंड 20। और अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो मेरा 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है: असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। और ये तो हुआ सिलेक्शन, बट मैं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ ये है कि मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एजुकेटर एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरे एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके, तो एचवीडीसी सेक्शन में मैं अभी काम कर रहा हूँ महा ट्रांसको में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। तो ये रहा मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सो दैट आपको ये पता रहेगा कि भाई पढ़ा कौन रहा है, राइट। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं कि हमारे आज के सेशन में फर्स्ट स्लाइड है क्या। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके जो भी फीडबैक्स है या फिर मैं बोलूँगा जो भी कमेंट्स मुझे मिलते हैं और जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, वो लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने इस सीरीज को जब स्टार्ट किया था बेसिकली, तो उस समय मुझे ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और तब से जाकर मुझे आज तक बहुत ज़्यादा कमेंट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट। तो मैं डेली उसमें से 2 या 3 जो मुझे अच्छा लगता है वो कमेंट मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो वैसे तो सभी अच्छे हैं, बट फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 2-4 मैसेज अच्छे लगे हैं। तो एक से एक ही मैं पढ़ के बताता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो क्या बोला है, हेलो सर, आई वॉच ऑलमोस्ट 6 to 7 योर वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, योर टीचिंग स्किल इज रियली लाइक इट, यस। तो ये मुझे नहीं पता है किनका आपके पास कमेंट है, बट मैं आपको बता दूं कि टीचिंग स्किल जो होती है ये आती है आपके पास एक्सपीरियंस से, राइट। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हुए, तो मुझे इसके बारे में तो बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक मिलता है। साथ ही साथ कंटेंट तो मैं अच्छा देता ही हूँ, बट टीचिंग स्किल बहुत सारे जो मेरे एस्पिरेंट होते हैं या फिर जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग मी रिगार्डिंग टू टीचिंग स्किल। ओके, तो आपने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है, तो देन वेरी गुड, अच्छी बात है। इसका मतलब मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बाकी के कमेंट आप देख लेना, हम जाएंगे आगे। तो कल का सेशन मैंने रुकाया था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसीलिए मैं उसका पार्ट नंबर 3 में ये सब चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट थ्योरम, वो है हमारे पास मिलमन्स थ्योरम। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। विच थ्योरम्स, आज हम कौन सा थ्योरम देखेंगे, हमारे पास मिलमन्स थ्योरम, राइट, मिलमन्स थ्योरम। तो ये बेसिकली दो तरीके के थ्योरम होते हैं, एक होता है आपके पास करंट के लिए और एक होता है आपके पास वोल्टेज के लिए। तो पहले तो हम कौन सा देखेंगे, करंट के लिए देखेंगे कि मिलमन्स थ्योरम करंट के लिए बोलना क्या चाहता है। द मिलमन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या बोलता है भाई, व्हेन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, आपके पास बहुत ज्यादा अगर सपोज वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, जस्ट लाइक योर V1, V2, V3 अप टू Vn, और वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत सारे आपके पास वोल्टेज सोर्सेस है सपोज, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन
पैरेलल नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस अगर आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आप बना सकते हो इन सीरीज विद द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, तो ये किसका कहना है, आपके मिलमस थ्योरम का कहना है, राइट। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो हम यहाँ पर इस पिक्चर से या फिर इस डायग्राम से देखेंगे कि भाई ये थ्योरम क्या बोलना चाहता है। तो देख सकते हो बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, राइट। दिस इज वन इज अ सेकंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ आपके पास वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड है इन पैरेलल। वैसा ही उन्होंने बोला था, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे, मतलब ये वाला वोल्टेज सोर्स, ये वाला वोल्टेज सोर्स, ये वाला सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, इन सभी को एक कन्वर्ट कर सकते हो विद देयर इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। इतनी ही बात उन्होंने बोली है, बाकी कुछ नहीं, इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अगर आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आप उसको एक इक्विवेलेंट या फिर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये मिलमस थ्योरम का कहना है, याद रखना वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलमस में याद रखना नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस इन पैरेलल, और आपका क्या कर सकते हो उसका इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स बना सकते हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब ध्यान से देखना क्या बोला है। अब आगे क्या बोला है देखना कि ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा बेटा यहाँ पर, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी, तो उसके लिए उन्होंने दिया यहाँ पर एक प्यारा सा नन्हा सा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आप देख सकते हो कि V इज इक्वस टू प्लस माइनस, ये एक्चुअली मैं लिखने वाला था बट ठीक है मैंने यहाँ पर टाइप में ही दिया है, तो आप समझ लेना कि V इज इक्वस टू प्लस माइनस V1 इंटू जी1 प्लस माइनस V2 इंटू जी2 प्लस माइनस डैश 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 अप टू V1 इंटू जी और डिवाइडेड बाय होगा जी1 प्लस जी2 प्लस जी3 अप टू डैश 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 अप टू जीएन। इस तरीके से आपके पास ये v निकाला जाता है। आई नो आपको नहीं समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ी देर बाद। और वैसे आपके पास अगर r निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, 1/g इज इक्वल टू 1/g1 प्लस जी2 प्लस जीएन। ओके, नहीं समझे, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली बेटा ये क्या है पता है क्या, ये अगर ये वोल्टेज निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे पता है, आपको क्या करना पता है, ये इंडिविजुअल वोल्टेज और ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंडिविजुअल वोल्टेज और ये जो रेजिस्टेंस है इसको ऐसे लिखना है V1 डिवाइडेड बाय R1। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ, अगर ये टर्मिनल ऊपर वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस और ऊपर वाला प्लस सभी अगर प्लस 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 रहेंगे तो यहाँ पर प्लस लेना है। बट अगर कहीं पर भी ध्यान से सुनना ऐसा रहता माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ऊपर वाला माइनस रहता तो सपोज यहाँ पर V2 के लिए अगर सपोज माइनस रहता तो मैं ऐसा लिखता V2 डिवाइडेड बाय R2, ऐसा लिखता। अब यहाँ हमारे पास सभी प्लस प्लस है ना, इसीलिए मैंने प्लस प्लस लिया है। और हमारे एक्चुअल डायग्राम में या फिर हम बोलेंगे इस V वाले रिजल्ट में मैंने प्लस माइनस लिया है। इसका मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर केयर करनी थी कि आपको प्लस माइनस लेते वक्त ध्यान देना है कि भाई आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है, राइट। तो हम इसको जी के हिसाब से ना, मैं पहले तो आपको V1 एंड R1 के हिसाब से लिख के देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं V लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखना सर इसका प्लस ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे V1, और इसको लिखना है बेटा डिवाइडेड बाय R1। ओके, प्लस करना है आपको सेकेंड वाला वोल्टेज V2 डिवाइडेड बाय R2, देन प्लस करना है। अब ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा अप टू हियर Vn डिवाइडेड बाय Rn तक, राइट। ऐसे आपके पास ये न्यूमरेटर बना लेना है। देन डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना बेटा, डिनोमिनेटर में आपको सिंपली क्या करना है पता है, सिंपली क्या करना है, यहाँ से उसका सपोज आर इक्विवेलेंट देखना है, बाकी कुछ नहीं। तो आर इक्विवेलेंट में आप इसको अगर क्या कर दोगे बताओ, शॉर्ट कर दोगे ना, शॉर्ट कर दोगे तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट कैसे बनेगा बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 आपके पास क्या बनेगा भाई 1/Rn। ऐसे बनेगा कि नहीं फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से बेटा ये फॉर्मूला बना है, कैसे बना है मैं आपको बता दूं। इस फॉर्मूले से ये ऊपर वाला फॉर्मूला बना है, और वो ऐसे बना है कि आपको पता होता ना कि सर R इज नथिंग बट 1/G, तो हम यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं सर G इज नथिंग बट 1/R, राइट। तो हम हर जगह पर जहाँ पर 1/R है वहां पर हम G लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएगा V1 इंटू जी1 प्लस V2 इंटू 1/R2, मतलब क्या आ जाएगा G2, प्लस ये सिलसिला जारी रहेगा अप टू यूर Vn इंटू Gn तक, राइट, Vn इंटू Gn तक। और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे बताओ आप, कैसे लिखोगे सर, वो लिखोगे 1/R1 मतलब कौन G1, 1/R2 मतलब कौन G2, और ये आपके पास सिलसिला जारी रहेगा टिल
जी एन तक। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कौन मिला आपको? तो ये मिला बेटा आपके पास वी, राइट, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिया था रिजल्ट। अब तो समझ में आ गया होगा, राइट, अब तो समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कोई बोलेगा सर आपने प्लस माइनस क्यों लिखा, हर जगह पर तो प्लस ही है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अगर बेटा यहाँ पर ये माइनस होता ये प्लस होता, ऐसा होता, तो इस V2 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ माइनस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। यस, इस प्लस की जगह पर माइनस लिखते हैं, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर सपोज इसके लिए भी माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस कर देते, राइट। ओके, आप समझे माइनस कब लेना है? जब आपकी जो इक्विवेलेंट वोल्टेज की जो वैल्यू है बेसिकली उसका प्लस ऊपर है ना, उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी अगर आपको यहाँ पर मिल चुकी है तो उसके लिए आप माइनस साइन लगा देना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ज्यादा मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना, या फिर मैं बोलूंगा इस आर की वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे आप बेसिकली आर इक्विवेलेंट निकालते हो ना, तो यही आपके पास आर के बराबर आ जाएगा। यस, तो कैसे निकालोगे आर इक्विवेलेंट? तो ऐसे निकालोगे ना, चलो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। तो ये आर बेसिकली आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN। कुछ इस तरीके से आप RN निकाल सकते हो। दैट्स इट, बात खत्म, इतने इतना ही है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। इसमें कोई भी ऐसा कुछ है ही नहीं है, बहुत आसानी से हमने ये सब चीजें समझा दी और ये दो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। अब अगर मैं इसमें अगर बात करूं बेटा स्पेसिफिकली, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज किया जाता है मिलमन्स थ्योरम का? तो मिलमन्स थ्योरम का एप्लीकेशन यूज किया जाता है एनालिसिस ऑफ द पैरेलल ऑपरेशन, किसका? जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। जब आप देखते हो ना पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, तो वहां पर आप बहुत सारे अल्टरनेट सॉरी ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर जब पैरेलल में लगा देते हो, तो वहां से आपको एक इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर का एक सर्किट बनाना पड़ता है, या फिर हम बोलेंगे जनरेटर का। तो उस जगह पर आप मिलमन्स थ्योरम का यूज कर लेते हो। मिलमन्स थ्योरम का कहाँ पर यूज किया जाता है? एनालिसिस करने के लिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एज वेल एज आपके ट्रांसफार्मर के लिए, राइट। तो ये तो थेरोटिकल पॉइंट है, ऐसा आपको पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, एंड ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, और मैं आपको बता दूं गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है बेटा, बहुत सारे मेथड है। आप कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये थ्योरम अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, कोई ज्यादा इतनी दिक्कत है ही नहीं। ओके, लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट बेसिकली। तो ये किसके लिए रहा, मैं आपको बताता हूँ। मिलमस के दो थ्योरम होते हैं, एक रिगार्डिंग टू योर वोल्टेज सोर्स। ओके, और वोल्टेज सोर्सेस कैसे होने चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया भाई, वो होने चाहिए पैरेलल में। ओके, पैरेलल में। तो इसका जस्ट अभी मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक रहेगा आपके पास करंट सोर्स से रिलेटेड, करंट सोर्स से रिलेटेड, और करंट सोर्स आपके होने चाहिए सीरीज में। ओके, चलो उसी को देख लेते हैं अभी। तो ये तो हमने कवर अप कर लिया, अभी इसकी बारी है नेक्स्ट पीपीटी में है क्या, ये देखो। यहाँ पर भी आपके पास उसी तरीके का एक थ्योरम है, जिसमें आपके पास ध्यान से देखना कि ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये एक दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, और तीसरा एक प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस है, एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में ना, ये एक इससे सीरीज में, और ये सभी सीरीज में। तो आपके पास बेसिकली n नंबर ऑफ करंट सोर्सेज जब पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे बेसिकली, तब आप उसका एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना सकते हो। यही इस थ्योरम का कहना है, क्या बना सकते हो? इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना सकते हो। तो इसी में भी आपके पास क्या रहेगा, इक्विवेलेंट करंट सोर्स अगर बना लोगे तो उसमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और एक क्या रहेगा, इक्विवेलेंट करंट रहेगा। तो इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ से बस कुछ मत करना बेटा, यहाँ से बस देख लेना। यहाँ से अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर इसको ओपन कर दो, करंट सोर्सेज को ओपन कर देना सर, जितने भी करंट सोर्सेज है इसको ओपन कर दोगे, तो यहाँ से आप देखोगे क्या सर, R1 R2 एंड अप टू RN सर सभी सीरीज में आ जाएंगे, और रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में आ जाएंगे तो आप क्या करोगे बताओ? सिंपल सी बात है ना सर, रेजिस्टेंसेस अगर हमारे पास सीरीज में आ जाएंगे तो हम आर इक्विवेलेंट के लिए क्या कर लेंगे सर, सबकी एडिशन कर लेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर चिपका दिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा ये आर इक्विवेलेंट का? तो सिंपली जैसे आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो ना, वैसे ही रेजिस्टेंस, ये देखना इसका 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 सबका एडिशन हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज इन R1 प्लस R2 अप टू RN।
और वैसे अगर आपको करंट निकालना रहेगा तो आप करंट ऐसे निकाल सकते हो कि कैसे निकाल सकते हो बताओ, कि आई डैश इज इक्वल टू, जैसे हमने वोल्टेज रजिस इसके लिए किया था ना वोल्टेज के लिए, वैसे ही आपको निकालना है। आई इज इक्वल टू, या फिर आप बोलोगे आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा बेसिकली, प्लस माइनस आई टू आर टू प्लस माइनस ये सिलसिला जारी रहेगा आई एन डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन अप टू आर प्लस आर थ्री अप टू आर एन, राइट। इस तरीके से आपको देखना है। यस, नहीं समझे, एक बार मैं लिख के बताता हूँ सो दैट आपको ये चीज क्लियर होंगे, क्योंकि बताने से नहीं चीजें समझ में आती, जब मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना बेटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे देखोगे आप, सबकी एडिशन सर, आर वन प्लस आर टू अप टू सिलसिला यूर आर एन तक, गेटिंग। क्योंकि आपको यहाँ से देखना है, और करंट सोर्स बेटा उस समय ओपन सर्किट हो जाएंगे, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएंगे, तो ये सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज में रहेंगे, दैट्स वाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, जैसे आप सीरीज में निकालते हो। और करंट कैसे निकालना है, तो करंट ऐसे निकालना है, उसका इंडिविजुअल करंट मल्टीप्लाई हुआ उसका रेजिस्टेंस, तो करंट आई वन इंटू आर वन प्लस करना है। अब देखना प्लस करना है कि माइनस करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपका इक्विवेलेंट का डायरेक्शन ये लेते हो, ध्यान से देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। आप इक्विवेलेंट करंट सोर्स का डायरेक्शन आपने ये लिया है कि नहीं लिया, राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब आपको प्लस कौन से करंट के लिए लेना है, सॉरी यहाँ पर देखना प्लस माइनस यूज करना है ना, तो आपको प्लस यूज करना है कि माइनस यूज करना है। जिसकी दिशा आप इक्विवेलेंट करंट सोर्स के दिशा में रहेंगी ना, तो उसको प्लस लेना है, और इसके अगर किसी करंट सोर्स की दिशा इसके अपोजिट में रहेंगी तो उसको माइनस लेना है। यस। अभी अगर मैं देखूंगी तो सबकी डायरेक्शन, सब करंट सभी की आपके पास डायरेक्शन बेटा, सभी की डायरेक्शन आपके पास ऐसे ही है, सभी करंट सोर्स की डायरेक्शन ऐसे ही है, इसीलिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, सभी जगह पर प्लस प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, आई टू इंटू आर टू प्लस क्या लिखूंगा मैं, अप टू सर ये सिलसिला जारी रहेगा आई एन इंटू आर एन, और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सपोज, चलो, और ये सिलसिला अप टू जारी रहेगा अप टू यूर आर्यन तक, ऐसा आप लिख सकते हो। बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं कि सपोज इस करंट सोर्स की डायरेक्शन ये होती, अपोजिट ऐसे होती, तो आप क्या करते पता है, ये प्लस की जगह पर, यहाँ पर प्लस की जगह पर आप ले लेते माइनस साइन, राइट। सपोज आपके पास आई एन की दिशा ऐसी रहती एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या यूज कर लेते थे, माइनस यूज कर लेते थे, क्या यूज कर लेते थे, माइनस का यूज कर लेते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस कब यूज करना है और माइनस साइन कब यूज करना है। तो प्लस तब यूज करना है जब आप इसका इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट की पोलैरिटी, या फिर हम बोलेंगे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज रहेगा तो उसकी पोलैरिटी अगर सेम रहेगी तो प्लस यूज कर लेना, अपोजिट रहेंगे तो हम यूज करेंगे सिर्फ माइनस। गेटिंग माई पॉइंट, यस, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख के भी देता हूँ, चलो, प्लस साइन कब यूज करना है, अब यहाँ पर वोल्टेज के लिए रखना सेम, क्या देखना है, वोल्टेज के लिए देखना है सर पोलैरिटी, पोलैरिटी, एंड आपको करंट के लिए क्या देखना है भाई, करंट के लिए डायरेक्शन होता है, राइट, करंट के लिए डायरेक्शन देखना है। गेटिंग माय पॉइंट, करंट के लिए आपको क्या देखना है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ओके। तो गेटिंग कि प्लस कब यूज करना है, एंड निगेटिव साइन कब यूज करना है, जब आपके पास अपोजिट, अपोजिट क्या रहेगा बता, तो वोल्टेज सोर्स के लिए क्या देखोगे, अगेन वैसा ही वोल्टेज सोर्स के लिए आप देखोगे पोलैरिटी, पोलैरिटी, एंड करंट सोर्स के लिए क्या देखोगे आप, डायरेक्शन, गेटिंग, उसके लिए देखोगे डायरेक्शन। बट आप किससे कंपेयर करोगे सर, किससे, सेम अपोजिट, तो जो इक्विवेलेंट होता है ना उससे कंपेयर करके देखना, उससे कंपेयर करके देखना। अगर यहाँ पर करंट सोर्स की डायरेक्शन इक्विवेलेंट करंट सोर्स के दिशा में रहेगी, जैसे कि है सबकी है, तो सबको हमने प्लस लिया, बट अगर एक ने पलटी खा ली तो उसको माइनस कर देना, राइट, करंट सोर्स के हिसाब से। वैसे ही वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करोगे बताओ, वोल्टेज सोर्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर देखोगे जो इक्विवेलेंट की पोलैरिटी ये है ना अभी प्लस माइनस, तो एक का अगर सपोज माइनस प्लस रहेगा, तो ये ओरिजिनल के हिसाब से जो भी इक्विवेलेंट बनेगा उसके हिसाब से इसकी पोलैरिटी तो सपोज आपके पास डिफरेंट रहेगी, तो फिर इसके लिए माइनस ले लेना। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, फॉर्मूले बहुत ही नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे फार्मूले होते हैं, आपको देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ मिलमंस थ्योरम सबको, आपको सभी को समझ में आ गया होगा विद कंसेप्ट। यस, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, याद रखना कि जैसे कि आपके पास i इज इक्वल टू, आई तो आई ही रहेगा बट उसके डिवाइड बाई जी वन आ जाएगा, आई टू इंटू डिवाइड बाई जी टू आ जाएगा,
ये सिलसिला चला जाएगा अप टू आई एन डिवाइडेड बाय जी एन, राइट। डिवाइडेड बाय आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आर वन को क्या लिखेंगे, वन अपॉन जी वन, आर टू को क्या लिखेंगे, वन अपॉन जी टू, आर थ्री को वैसा ही करते जाएंगे और अप टू योर आर एन को क्या लिखेंगे, वन अपॉन जी एन। तो आप देख सकते हो कि ये भी सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे भी फॉर्मूलेस आते हैं। ओके, वैसे तो सभी चीज़ें है ही। यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो मिलमस थ्योरम उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपके लिए, क्योंकि ये थ्योरम बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए हैं और अच्छे से देखे। देखना ये क्वेश्चन आपका जनको में आया है। यस, जनको में आया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा सा एई में क्वेश्चन आया था। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ये दिया हुआ है भाई कौन सा थ्योरम है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, कौन सा थ्योरम आपके पास स्टेट दैट द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल, कॉमन वोल्टेज पूछा, ध्यान से देखना, मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज पूछा है किसका, पैरेलल ब्रांचेस विद द डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज, मतलब बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज का कॉमन ब्रांचेस का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स पूछा है। तो जो कि आपको सॉरी दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, V इज इक्वल टू, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, जो आपको क्या दिया गया है वो कुछ इस तरीके से कि V इज इक्वल टू वी वन आर डिवाइड बाय आर वन प्लस वी टू डिवाइड बाय आर टू, राइट, प्लस वी थ्री डिवाइडेड बाय आर थ्री आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, वी थ्री डिवाइडेड बाय आर थ्री ऐसा दिया गया है। एंड डिवाइडेड में आपको क्या दिया है, तो आपको दिया भाई वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस ये वन अपॉन सपोज आर थ्री तक दिया गया है। तो ये थ्योरम हमने अभी अभी देखा ना सर, ये मिलमंस थ्योरम है, राइट। तो आंसर क्या रहेगा आपका, मिलमंस थ्योरम। इतना प्यारा सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपको क्या पूछा जाएगा बताओ, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि बताओ आपका क्या रहेगा, क्या बोलेंगे आप, आपका इक्विवेलेंट करंट सोर्स का आपको इक्वेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा थ्योरम है, तो आप बोलना मिलमंस थ्योरम, राइट। अब याद रखना बेटा, मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल शायद से नहीं लिए हैं, बट यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वो इसके भी वैल्यू दे देंगे। चलो मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज आर, यहाँ पर आर थ्री आर थ्री ले लेता हूँ, सपोज मैं एन इज इक्वल टू थ्री ले लेता हूँ, एन इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में देना कि आर वन की वैल्यू है सपोज आपके पास 10 ओहम, आर टू की वैल्यू आपके पास 20 ओहम, आर थ्री इसको मैं लेता हूँ सपोज, आर थ्री की वैल्यू आपके पास सपोज 30 ओहम, इस वाले वोल्टेज का वोल्टेज है 100 वोल्ट, ओके। इसका सपोज आपके पास 200 वोल्ट और इसका है सपोज आपके पास 150 वोल्ट। तो आपको बताना है कि भाई ये इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आएगा ये बताना, एंड इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा ये बताना। यस, चलो बेसिक फॉर्मूले आपके हाथ में है। तो यहाँ से बस आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज बताना है, सभी चीजें मैंने दी है। वोल्टेज के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस के फॉर्म में, एंड रेजिस्टेंस के लिए तो आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। आप आंसर निकाल के बताना मुझे, वो क्या आपके लिए रखा है, और सबकी पोलैरिटी यही रखी है, सबकी पोलैरिटी यही रखी है। नहीं तो मैं इसके लिए सपोज माइनस ले लेता हूँ, इसके लिए बेटा माइनस ले लो। चलो ये सेकेंड वाले वोल्टेज की पोलैरिटी माइनस ले लेना, होमवर्क के लिए मैंने बताया बस ये। तो आप सॉल्व कर लो बस, आई आई नो आप सभी सॉल्व कर लोगे, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं। ओके, वैसे मैं करंट सोर्स के लिए भी आपको क्या कर लेता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज इसकी वैल्यू 3 एम्पियर, राइट, और इसका इस दिशा में करंट लेके सपोज 5 एम्पियर लेना, और इसका इस दिशा में लेकर सपोज 6 एम्पियर ले लेना, और इसकी वैल्यू लेना 2 ओहम, इसकी 3 ओहम, और इसकी लेना सपोज 5 ओहम, राइट। कितनी लेने आपको, 5 ओहम लेनी है। देन आपको क्या निकालना है होमवर्क क्वेश्चन में कि इसका आई कितना आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो। एंड देन इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा ये आपको पूछना है, उसके लिए तो ये यूज कर लो। यस, बेसिक सा फॉर्मूला, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो अगर समझ में आता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ओके, लेट्स सी कि आपके पास इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है क्या, तो नहीं, एक ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया था, राइट। अब ये थ्योरम बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस मतलब ऐसा तो, ये थ्योरम जो है ना, मैंने शायद से फर्स्ट जो कुछ डे लिया था, डे वन, उसमें मैंने ये थ्योरम यूज किया हुआ है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम समझ लेते हैं, देन मैं आपको समझा दूंगा कि भाई ये थ्योरम बेसिकली है क्या, पढ़ लेते क्या है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि पुट करना होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का एकदम सीधा सिंपल सा मतलब होता है पुट करना होता है। अब सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या बोलना चाहता है, तो ये बोलना चाहता है
सब्स्टिट्यूशन थ्योरम स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच का वोल्टेज, जैसे कि सपोज आपके पास ये कोई ब्रांच है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रांच है। यस, ये आपके पास नेटवर्क की एक नेटवर्क का कोई एक इलेमेंट है, सपोज इलेमेंट है। अब उन्होंने क्या बोला कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, सपोज कुछ इस तरीके से, अब सपोज इसमें से कोई करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज आएगा डेफिनेटली, यस। और करंट थ्रू द एनी ब्रांच, इसके अक्रॉस का वोल्टेज या तो इसमें करंट फ्लो होने वाला करंट, ऐसा उन्होंने बोला है। एनी ब्रांच ऑफ द नेटवर्क बीइंग नोन, अगर आपको ये पता होता है तो उन्होंने क्या बोला है, अगर आपको ये नोन रहेगा, द ब्रांच कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अब ये ब्रांच किससे रिप्लेस की जाएंगी, combination of the various element that will make the same, this is a very important, same voltage and current that flows current through that branch, okay, current flow through that branch। अब ये नहीं समझ में आ गया, अब मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं बेटा, अगर आपके पास ये इस तरीके की ब्रांच है, कोई भी, या कोई भी हो सकता है, या आपके पास रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, करंट सोर्स, सॉरी आपके पास कैपेसिटर हो सकता है, इम्पीडेंस हो सकता है, करंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है, या तो आप बोलोगे करंट सोर्स, कुछ भी हो सकता है। आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो पता है, आप इसको दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। किस तरीके से, लाइक दिस, कि आपके पास ये एक सपोज एलिमेंट है, इसको आप एक वोल्टेज सोर्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, एंड उसका वोल्टेज कितना दोगे, सेम एज वोल्टेज इतना ही है, ओके। एलिमेंट मतलब सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ना, तो आप इस रेजिस्टेंस को निकाल कर वहां पर एक ना उतने ही वोल्टेज ड्रॉप का या फिर उतने ही वैल्यू का आप यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हो और उसमें उतना करंट फ्लो करा सकते हो, दैट्स इट, बात खत्म। नहीं समझे होंगे तो आप ध्यान से देखना। सपोज आपके पास इस ब्रांच के अक्रॉस में 5 वोल्ट का वोल्टेज है, तो आप यहाँ पर 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिखाकर उस रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। या तो आपके पास सपोज इस ब्रांच में करंट जा रहा है आपके पास 2 एम्पियर का, तो आपके पास एक दूसरा और एक तरीका होता है कि आप क्या कर दो कि आप इस ब्रांच को ना एक करंट सोर्स से रिप्लेस करो, जिसमें से आपके पास कितने एम्पियर का करंट जाना चाहिए, 2 एम्पियर का ही करंट जाना चाहिए। मतलब उस सर्किट के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में चेंजेस ना करके आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। यही उन्होंने यहाँ पर बोला है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब रेजिस्टेंस, सपोज एक रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को आप सेम वैल्यू के ड्रॉप के वोल्टेज ड्रॉप से आप रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज, या फिर आप बोलोगे बैटरी से, या तो आप उसमें से कितना करंट जा रहा है वो आप एक करंट सोर्स से दिखाकर उसको रिप्लेस कर सकते हो। बात इतनी सी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब करते वक्त बेटा नोट पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिख के नहीं दिया बट याद रख लेना। कीप कीप पोलैरिटी, या फिर मैं इसमें वोल्टेज पोलैरिटी, वोल्टेज पोलैरिटी, पोलैरिटी एंड करंट डायरेक्शन सेम। अब नहीं समझे ये, नहीं समझे होंगे बहुत सारे लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस बैटरी में देखना, ये प्लस माइनस इधर है ना, प्लस इधर है, लेफ्ट हैंड में प्लस है और इधर माइनस है, तो आप इसमें यहाँ पर भी लेफ्ट में प्लस यहाँ पर माइनस ही करके उसको रिप्लेस करना है। ऐसा मत कर देना कि आप ऐसा कर रहे हो कि उस बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर ले रहे हो, माइनस इधर लेके आप इसको 5 वोल्ट कर दे रहे हो, नहीं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आपने पोलैरिटी पलटा दी उसकी, राइट। तो आपको पोलैरिटी भी सेम रखनी है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पोलैरिटी भी आपको क्या करनी है, सेम रखनी है। इवन दोस्त अगर उसमें करंट, सपोज पहले केस में करंट ऐसा जा रहा था ना, लेफ्ट टू राइट, तो करंट सोर्स का भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए, ये सही है। बट अगर आप राइट टू लेफ्ट लोगे तो बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा फिर, राइट। करंट पोलैरिटी एज वेल एज, सॉरी वोल्टेज पोलैरिटी एज वेल एज करंट डायरेक्शन आपको सेम रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया, करंट डायरेक्शन सेम, या तो आप बोलोगे वोल्टेज पोलैरिटी सेम रखनी है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी थ्योरम को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और पिक्चर से समझ लेते हैं कि क्या बोला है। देखना ये आपके पास एक सर्क्यूट है पूरा का पूरा, जिसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, कुछ इस तरीके से सर्क्यूट है। अब आप बस ना इतने वाले ब्रांच पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने टारगेट किया R3। अब ये है क्या, तो आप बोलोगे सर ये तो एक पैसिव एलिमेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक पैसिव एलिमेंट ही तो होता है ना, राइट। एक पैसिव एलिमेंट है, यस। अब पैसिव एलिमेंट है मतलब ये जो रेजिस्टेंस है सर, इसमें I1 करंट जा रहा है, तो I1 मल्टीप्लाई बाय R3 करेंगे तो आपके पास V3 बनेगा ना, जो कि हम क्या बोलेंगे, I1 मल्टीप्लाई बाय R3 यहाँ पर रहेगा, सिंपली ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन हमने यूज किया है, गेटिंग।
अब अगर ये जो वोल्टेज है बेसिकली V3 आया हुआ, तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम ये बोलता है कि यहाँ पर जितना वोल्टेज मिला है ना इस ब्रांच के अक्रॉस में, उतने ही वोल्टेज वैल्यू के वोल्टेज सोर्स से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके ही उतने ही वोल्टेज वैल्यू के वोल्टेज सोर्स से आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ये किसने बोला? ये बोला आपको सब्स्टिट्यूशन थ्योरम में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखोगे बेटा, देखना ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसा था ना, तो यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर वाला पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहा। आपने ऐसा नहीं रिप्लेस किया कि इस यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, नहीं, पोलैरिटी भी सेम ही रखनी जो मैंने अभी अभी बताई। तो यहाँ पर क्या आया, V3 आपके पास बन चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमने एक रेजिस्टेंस वाले ब्रांच को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन थ्योरम एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया। कर सकते हैं हम ऐसा। एंड दूसरी चीज, आप चाहो तो इसमें जो करंट जा रहा है, अभी मतलब मुझे बताओ इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है बेसिकली वो कितना जा रहा है, तो आप बोलोगे सर I1 जा रहा है। तो आपका सब्स्टिट्यूशन ये थ्योरम ये भी बोलना चाहता है कि जिस जिस ब्रांच में जितना करंट जा रहा है ना, तो आप उतने करंट सोर्स से भी उसको रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप उसको वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स से रिप्लेस करो। तो I1 करंट जा रहा है, तो देखो यहाँ पर करंट सोर्स आपके पास कुछ इस तरीके से I1 करंट सोर्स से आपने उसको रिप्लेस कर दिया। तो सेकंड केस में भी आपने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ बेसिकली, और मतलब सब्स्टिट्यूशन थ्योरम लगाने पर आप इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, या तो इस तरीके से, जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना वोल्टेज सोर्स वहां पर लगा दो, और जितना करंट फ्लो रहा है या तो आप उतना करंट सोर्स लगा दो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, तो आप कर सकते हो ये आपके सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन थ्योरम को। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इतना प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरम था, तो यहाँ पर हम और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना ही आपको पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, देन आपको बताया जाएगा कि बताओ ये कौन सा थ्योरम है, तो दैट विल बी योर सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ओके। तो नेक्स्ट थ्योरम है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो मुझे दिखे नहीं है, बट आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है बेटा, वो ये हमारे पास टेलिंजन्स थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टेलिंजन्स थ्योरम रिलेटेड टू किससे होता है, मैं आपको बता दूं। दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर लिखना, दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ पावर एब्सॉर्ब एंड पावर डिलीवर। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा ना, तो मुझे बाद में बताना, या फिर अगर टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पर ही बता दूंगा कि कंसेप्ट ऑफ पावर एब्सॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड। मुझे लगता है ये मैं बाद में बताऊंगा, डिलीवर्ड। ओके। कंसेप्ट ऑफ पावर एब्सॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड, इस पीपीटी में मैंने कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आगे कभी अगर मुझे टाइम मिलता है, अगर आपका कमेंट आता है कि सर एक बार कंसेप्ट ऑफ पावर एब्सॉर्ब एंड डिलीवर बता दो, तो मैं बता दूंगा। बट अभी आप बस इतना ही ध्यान दे दो, किससे रिलेटेड है आपके पास, कंसेप्ट ऑफ पावर एब्सॉर्ब एंड पावर डिलीवर। तो टेलिंजस थ्योरम क्या बोलना चाहता है, क्या बोलता है, द अलजेब्राइक सम ऑफ द पावर इन एनी सर्क्यूट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 1। नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएगा कि सपोज आपके पास बेटा ये कोई सर्क्यूट है, एक इलेक्ट्रिकल कोई एक नेटवर्क है, ऐसा समझ लो। तो उन्होंने बोला कि इसकी सभी की अगर मैं पावर की एडिशन करूंगा किसी भी इंस्टेंट पर, तो वो हो जाएगी जीरो। सभी पावर की अगर मैं एडिशन करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ये उनका कहना है। मतलब एक सर्किट में टोटल टोटल पावर की एडिशन करने पर वो पावर जीरो हो जाती है। ये किसका कहना है भाई, टेलिंजस थ्योरम का। ओके। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ओके। ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो मैं इसको अच्छे से लिख के आपको देता हूँ यहाँ पर। इस स्टेटमेंट का मतलब मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, एनी सर्किट एनी सर्क्यूट एनी सर्क्यूट किसी भी सर्क्यूट एंड एनी टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी एनी भी सर्किट एनी टाइम में अगर आप उसकी पावर पावर कौन सी वाली पावर सर, टोटल पावर कर देखोगे तो वो हो जाती है जीरो। ये किसका कहना है, टेलिंजस थ्योरम का कहना है। या फिर कभी कभार बार आपका टेलिंजस जो थ्योरम होता है ना, उसमें ऐसा भी बोला जाता है, याद रखना। टोटल पावर कैसी रहेंगी, टोटल पावर किसी भी सर्किट में क्या रहेगी, टोटल पावर किसी भी सर्किट में क्या रहेंगी, तो आप बोलोगे सर दो तरीके की रहेंगी। तो इसके दो पार्ट होते हैं ना बेटा। टोटल पावर बेसिकली आप दो तरीके से बोल सकते हो, कि टोटल पावर इज नथिंग बट, एक होती है आपके पास पावर एब्जॉर्ब और दूसरी होती है बेटा एक पावर जो होती है हमारे पास पावर डिलीवर्ड। ओके। डिलीवर्ड, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। तो दो तरीके के पावर होते हैं किसी भी सर्किट में, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। ओके।
तो पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर करोगे तो आपकी एडिशन हो जाएगी 0। बट आपका ये थ्योरम ये भी कहना चाहता है कि अगर आप इसको अलग तरीके से क्या बोल सकते हो कि किसी भी सर्किट में अगर मैं पावर एब्जॉर्ब बोलूँ ना बेटा, समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, तो आपके पास बनेगा समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड के। ओके, किसी भी सर्किट में समेशन ऑफ पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड। ये क्या है? तो दिस इज अगेन वन ऑफ द सेंटेंस ऑफ योर टेलिंजेंस थ्योरम। ये भी आपके पास टेलिंजेंस थ्योरम का सेंटेंस है और ये भी आपके पास टेलिंजेंट पावर का सेंटेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, टेलिंजेंस थ्योरम का सेंटेंस है। और ये थ्योरम मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि ये थ्योरम कोई भी नखरा नहीं करता है। तो दिस इज अ वेरी 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 प्यारा सा थ्योरम, क्योंकि इसमें कोई भी नखरा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलता है कि नेटवर्क चाहे लीनियर रहे, चाहे नॉन लीनियर रहे, यूनिलैटरल रहे, बायलैटरल रहे, टाइम वेरिएंट रहे, टाइम इनवेरिएंट रहे, नेटवर्क कैसा भी रहे, ये थ्योरम आपका लग जाता है। मतलब ये थ्योरम आपके नखरे नहीं करता। जैसे कि थेवेनियंस थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, किस तरीके के सर्किट के लिए लगता था आपको अगर पता रहेगा तो? ओनली लीनियर एंड बायलैटरल एंड टाइम इनवेरिएंट टाइप के सर्किट को ही लगता था। यस, एलटीआई सिस्टम जिसे आप बोलते हो, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, यस, उस तरीके के सिस्टम में आपके पास क्या होता था भाई? थ्योरम आपका मैक्सिमम पावर, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन, ये सब चीजें वहां पर लगती थी। बट टेलिंजेंस थ्योरम एक लौता ऐसा थ्योरम है जिसमें कोई भी नखरे नहीं है, जिसमें कोई भी बंधन नहीं, जिसका कोई भी डिमांड नहीं है कि भाई ऐसा ही नेटवर्क होना, वैसा ही नेटवर्क होना, नेटवर्क कैसा भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसको कोई नखरा नहीं है। तो लीनियर रहे, नॉन लीनियर रहे, यूनिलैटरल, बायलैटरल, टाइम वेरिएंट या तो टाइम वेरिएंट, कैसा भी रहे, ये थ्योरम आपका लगता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। इस थ्योरम में सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसका कोई भी नखरा नहीं है। ये सेंटेंस याद रखना, नो नखरा, नो नखरा, नो नखरा मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं इसके लिए, ये हर जगह पर लगता है। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या बोला है? टेलिंजेंस थ्योरम वर्क बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर चलता है भाई? एनर्जी पर चलता है। कौन से प्रिंसिपल पर चलता है बेसिकली? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तो हम बोलेंगे कौन से कंसेप्ट पर चलता था? आप बोलोगे कंसेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड। तो ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने जो लिख के दी वो भी, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी चलता है। ओके, और जब आप टेलिंजस थ्योरम को बेसिकली प्रूव करना चाहते हैं ना, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड, तो बेटा तो उस समय हम क्या यूज कर लेते हैं पता है? दिस इज बेसिकली हम यूज कर लेते हैं केवीएल एंड केसीएल का यूज करके हम टेलिंजस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या बोला यहाँ पर? टेलिंजस थ्योरम इज वेरीफाइड बाय यूजिंग केवीएल एंड केसीएल। ओके, केवीएल केसीएल लगा दो आप, इसको वेरीफाइड आसानी से कर सकते हो। ओके, कैसे? अरे बेटा सर मुझे बताओ बेटा, पावर ही तो निकालनी है, तो पावर किसका प्रोडक्ट है? वोल्टेज एंड करंट। मतलब किसी सर्किट का, किसी ब्रांच का अगर आपको वोल्टेज पता है एंड करंट पता है तो आप उसका पावर नहीं निकाल सकते क्या? बात तो सही है ना? और वोल्टेज और करंट कैसे निकालोगे आप? बाय यूजिंग केवीएल केसीएल। यस, अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आप क्या यूज करोगे? तो आप पर केसीएल यूज कर लोगे, राइट? वोल्टेज के लिए केसीएल यूज किया जाता है, और करंट निकालना है तो आप क्या कर लोगे भाई? केवीएल यूज कर लोगे। गेटिंग? तो यही आपके पास बेसिक बेसिक चीजें हैं। मतलब उसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन करोगे तो दूसरी भी चीजें मिल जाती है, बट डायरेक्टली अगर पूछूंगा मैं तो वोल्टेज अप्लाई, केवीएल, अगर वोल्टेज निकालना है किसी नोड का तो आप केसीएल अप्लाई कर लेते हो, किसी लूप का करंट निकालना है तो भाई आप केवीएल अप्लाई कर लेते हो। सिंपल सी बात है, राइट? तो ये वाला इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि वोल्टेज इनटू करंट इज बेसिकली क्या बनेगा? पावर बनेगा, राइट? तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख के दिया, समेशन ऑफ पावर टोटल इज इक्वल टू 0। तो वैसे उन्होंने क्या किया है, जितने भी ब्रांचेस है बेसिकली उसका वोल्टेज एंड उसका करंट मल्टीप्लाई करके उनका सबका समेशन कितना देखने को मिला? 0 देखने को मिला। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि समेशन इज रनिंग फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू n। मतलब n नंबर ऑफ अगर ब्रांचेस रहेंगे तो आप उसका इंडिविजुअल वोल्टेज और इंडिविजुअल करंट का क्या करोगे आप? प्रोडक्ट प्लस ऐसा सबका समेशन करते जाओगे तो आपको अल्टीमेटली 0 ही देखने को मिलने वाला है। ये किसका कहना है? ये ना ही मेरा कहना है ना ही किसी का कहना है, तो ये हमारा कहना है भाई आपके टेलिंजर्स थ्योरम का। तो ये सेंटेंस भी याद रख लेना। यस, वेयर वीके इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप इन ईच ब्रांच एंड आई के इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस करंट इन ईच ब्रांच होता है। गेटिंग? तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि क्या है, क्या बोला है? Which of the following statement is true or we can say correct regarding to Tellinger's theorem? Tellinger's theorem में कौन सा आपके पास theorem सही है? ओके, तो इसका मैं सही आंसर बताऊंगा आपके पास, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। इन द गिवन नेटवर्क द algebraic sum of the power delivered all the sources is equal to the algebraic sum of the power absorbed। अभी अभी मैंने लिख के दिया था ना बेटा, पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू समेशन ऑफ
पावर डिलीवर्ड, यही उन्होंने बोला है, बाकी कुछ नहीं बेटा। पावर डिलीवर्ड, इस वाले ऑप्शन नंबर सी में बस यही बोला है, बाकी के जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको पढ़ के मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसी भी सर्किट में अल्जेब्राइक सम अगर आप करते हो, याद रखना अल्जेब्राइक सम का मतलब होता है विथ साइन, प्लस माइनस सभी चीजें ली जाती है, ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द ऑल द सोर्सेस इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। यस, वैसे ही उन्होंने बोला, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये आपके पास समीशन कैसा होता है, याद रखना अल्जेब्राइक। अल्जेब्राइक, एक सेकेंड, स्पेलिंग चेक से मैंने गलत लिखी है। अल्जेब्राइक, गेटिंग माय पॉइंट, अल्जेब्राइक सम होता है। ओके, इट मींस इट विल टेक केयर ऑफ द पॉजिटिव साइन एज वेल एज नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द व्हाट इज द बेसिकली द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था, और ये क्वेश्चन आप बहुत ही प्यार से नजाकत से सॉल्व कर सकते हो। क्या है देखो, और ये एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यस, आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो कौन सी है, वो है आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर। इसके ऊपर होता है बेटा आपके पास डीवाई, मतलब डीवाई इंजीनियर जिसे आप बोल सकते हो। इसके ऊपर होता है एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऊपर होता, इसके ऊपर होता है भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और इसके ऊपर होता है आपके पास सुपरटेंडिंग इंजीनियर, और इसके ऊपर होता है बेटा आपके पास चीफ इंजीनियर। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है, आप इस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो। सबसे लोअर लेवल आप एई की, मतलब इंजीनियर की, तो वो होती है एई की, देन डीवाई, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन सॉरी एडिशनल, सॉरी एई, डीवाई, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन आपके पास होता है सीई, सी के सॉरी एससी, एससी के बाद होता है सीई। गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ये सीक्वेंस होता है, याद रखना। ओके, तो इस एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके तेलंगाना स्टेट पब्लिक सेक्टर कमीशन में। तो देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज अप्लाइड इन एनी एनी नेटवर्क। तो किसी भी नेटवर्क, जैसे कि लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव रहे, पैसिव रहे, टाइम वेरिएंट रहे, टाइम इनवेरिएंट रहे, उसमें आपके पास कौन सा थ्योरम लगता है। तो मैंने बोला था कि ये इस तरीके की अगर ये चीजें हैं, सभी चीजें अगर जिसको चलती है, जिसका मतलब उसका कोई नखरा नहीं रहेगा। और कौन सा थ्योरम है हमारे पास जो नखरे नहीं करता, तो आप बोलोगे सर टेलिंजेंस थ्योरम। तो नो नखरा नहीं मीन्स टेलिंजेंस थ्योरम, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मतलब टेलिंजेंस थ्योरम। ओके, इसको हर तरीके का सर्किट चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर रहे, नॉन लीनियर रहे, एक्टिव रहे, पैसिव रहे, टाइम वेरिएंट रहे, टाइम इनवेरिएंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेलिंजेंस थ्योरम सबको हैंडल कर लेता है। तो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इधर एई के लिए एग्जाम के लिए पूछा है सेम क्वेश्चन। तो उसको पूछने का शायद से तरीका कुछ अलग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द नेटवर्क, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ये कहाँ पर लगता है। तो आप बोलोगे सर ये लगता है टेलिंजस थ्योरम में। तो ऑप्शन क्या रहेगा भाई आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, टेलिंजस थ्योरम। गेटिंग माय पॉइंट, टेलिंजस थ्योरम। चलो, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोला है, टेलिंजेंस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, कौन से सर्किट के लिए लगता था। ऑप्शन डी बोलोगे आप, क्यों, क्योंकि सर ये लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव, एक्टिव एंड टाइम इनवेरिएंट सभी तरीके के नेटवर्क के लिए लगता है। तो सबसे ज्यादा ढूंढना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर सभी में लगता है। वैसे अगर आप देखोगे तो टेलिंजेंस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द फॉलोइंग नेटवर्क, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड टाइम इनवेरिएंट सभी के लिए लगता था। आप क्या बोलोगे सर, ऑप्शन नंबर सी, सभी 1 2 एंड 3 सभी के लिए लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। तो देखो ये चार क्वेश्चन मैंने एक ही इसमें कवर अप किया, और मैं आपको बता दूं कि एक ही कंसेप्ट मैंने चारों भी क्वेश्चन में लगाई। तो अगर आप इन नोट्स को, मेरे नोट्स को अगर अच्छे से देख लेते हो ना बेटा, अगर आपको अभी भी अगर भरोसा नहीं होगा, तो ये जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, ये बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ये कंटेंट को अगर आप बहुत ही प्यार से देखोगे ना, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन तो सेकंड में उड़ जाएंगे, ऐसे ही उड़ जाएंगे। ओके, ऐसे सॉल्व कर लोगे। देन हम देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम हमारे लिए, और वो है हमारा बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा थ्योरम, ड्युअलिटी थ्योरम। कौन सा थ्योरम, ड्युअलिटी थ्योरम। अब इस ड्युअलिटी थ्योरम को हम देख लेते हैं। यस, तो ये कैसा थ्योरम है, बेसिकली द टू टू इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स आर सेड टू बी ड्यूअल। दो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम कब ड्यूअल बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कब बोल सकते हैं, इफ द मेश इक्वेशन ऑफ द वन नेटवर्क इज सेम एज द नोड इक्वेशन ऑफ द अदर। एक नेटवर्क के मेश इक्वेशन अगर दूसरे इक्वेशन से, अगर आपके पास नोडल इक्वेशन से बराबर रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ये दोनों नेटवर्क आपके पास क्या रहेंगे, ड्यूअल रहेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर नेटवर्क नंबर 1,
yes, and we have the network number 2। अब मैं ये देख बोलना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों एक दूसरे के ड्यूअल है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक केसीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा और इसका एक केवीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर ये आपके पास सेम रहेंगे, मतलब इसके मेश इसके सपोज नोड इक्वेशन और इसके मेश इक्वेशन अगर सेम बनेंगे, तब जाकर हम बोल सकते हैं सर ये जो दोनों नेटवर्क है ना, ये एक दूसरे के कैसे सर ड्यूअल नेटवर्क है, या फिर ये ड्यूअलिटी को फॉलो करते हैं। ये इसका बेसिक 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 कंसेप्ट है। केसीएल क्या, इक्वेशन, केवीएल क्या, इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके। आगे क्या बोला है, ड्यूअल नेटवर्क इज यूज्ड बेस्ड ऑन, किस पर चलता है भाई, अगेन केवीएल एंड केसीएल। अब भी देखो ना, केवीएल केसीएल से अगर हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो किस पर बेस्ड है आपके पास, आप बोलोगे सर केवीएल एंड केसीएल पर ही बेस्ड रहेगा, क्योंकि सर इसी से तो हम चेक करते हैं ना, केवीएल एंड बेटा केसीएल इक्वेशन से तो आप देख रहे हैं ना कि हमारा इक्वेशन सॉरी नेटवर्क हमारे ड्यूअल है कि नहीं, तो इसी पर ही बेस्ड रहेंगे, बाकी कुछ है नहीं। आगे क्या बोला है देखो, next point, identical behavior is observed between the voltage and current of the two circuit। कौन कौन से आइडेंटिकल वोल्टेज एंड करंट देखे जाएंगे, तो वो रहेंगे ये वाले। जैसे कि अगर आपके पास एलिमेंट है यहाँ पर और उसका अगर मैं डुअल एलिमेंट की बात करूंगा तो आप कैसे देखोगे, तो याद रखना, जैसे आप मराठी में बोलते हैं ना विरुद्धार्थी शब्द, जैसे उसी तरीके का ये थ्योरम होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट कौन रहेगा बेटा, कंडक्टेंस, राइट। इंडक्टेंस का जस्ट अपोजिट कौन रहेगा, कैपेसिटेंस। सीरीज ब्रांच का जस्ट अपोजिट कौन रहेगा, पैरेलल ब्रांच। मेश का कौन जस्ट अपोजिट रहेगा बताओ, तो नोड रहेगा। स्विच क्लोज स्विच का जस्ट अपोजिट कौन रहेगा बताओ, क्लोज स्विच का जस्ट अपोजिट होता है बेटा स्विच ओपन। चार्ज का जस्ट अपोजिट होता है फ्लक्स, वोल्टेज का जस्ट अपोजिट होता है सॉरी वोल्टेज सोर्स का जस्ट अपोजिट होगा करंट सोर्स, वोल्टेज का जस्ट अपोजिट रहेगा करंट। लिंक का जस्ट अपोजिट होता है ट्विग, एंड स्टार नेटवर्क का जस्ट अपोजिट रहेगा डेल्टा, और पाई नेटवर्क का जस्ट अपोजिट रहेगा स्टार। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये जस्ट आपको अपोजिट 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 ही चीजें लिखनी है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये दो चीजें आपको शायद से नहीं समझ में आ रहेगी सर, चार्ज के जस्ट अपोजिट आपने ये क्यों लिखा, क्या फ्लक्स क्यों लिखा। देखो बेटा मैंने इसको ड्यूअल लिखा है। आप बताओ मुझे, चार्ज है आपके पास, किससे दिखाते हो आप, चार्ज किससे दिखाया जाता है, क्यू से, राइट। दिस इज आवर चार्ज, राइट। क्यू से आप चार्ज को दिखाते हो। एंड फ्लक्स किससे दिखाते हो बेसिकली, फ्लक्स किससे दिखाते हो, सॉरी फ्लक्स लिंकेज आप किससे दिखाते हो, साई से। एंड साई क्या होता है, अगर आपने मशीन पढ़ा रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स ही तो होता है ना, फाई ही तो होता है कि नहीं होता, राइट। तो अगर मैं इन दोनों का डेरिवेटिव ले लूँ, इन दोनों का डेरिवेटिव, तो पहले टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ चार्ज का डी क्यू अपॉन डी टी टाइम के साथ साथ, तो ये क्या बनता है, दिट इज आवर करंट और नॉट, राइट। एंड अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ डी साई अपॉन डी टी, तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा डी अपॉन डी टी यन इंटू फाइव, और यन बाहर आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होती है, तो डी फाइव अपॉन डी टी। तो आप क्या बोलोगे सर, सर यन डी फाइव बाई डी टी इज नथिंग बट अ वोल्टेज। तो करंट का ये क्या रहेगा आपके पास, ड्यूअल कौन रहेगा, वोल्टेज रहेगा, राइट। करंट का ड्यूअल कौन मिलेगा आपके पास, तो ये तो करंट रहा ना, और ये क्या रहा बेसिकली, आप इसको वोल्टेज या तो आप बोलोगे ईएमएफ बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये दोनों है। तो अगर करंट इसका ड्यूअल है तो वैसे आप क्या बोलो सर, चार्ज भी तो आपके पास फ्लक्स लिंकेज का आपके पास क्या रहेगा, ड्यूअल रहेगा, तो इसलिए मैंने लिखा है दिस इज नथिंग बट योर फ्लक्स लिंकेज, ओके। लिंकेज, ठीक है, लिंकेज। अब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, बट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि लिंक एंड ट्विग, तो लिंक क्या होती है पता है ना, कि लिंक इज नथिंग बट, लिंक इज नथिंग बट बेसिकली ब्रांच ऑफ, अगर आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ ट्री होता है, राइट। एंड ट्विग इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ किसका, ब्रांच ऑफ आपके पास क्या रहेगा सर, को ट्री रहेगा, को ट्री का आपके पास ये होता है। गेटिंग? तो ये एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं, तो ये जब कभी अगर मुझे टाइम मिला ग्राफ थ्योरी पढ़ाने का या फिर मेरे पास समय रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ओके। ओके, चलो, तो स्टार नेटवर्क का ये सब चीज़ें। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट दिया है और वो ये है
कि आपके पास ड्युअलिटी थ्योरम कहाँ पर नहीं लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है। तो ड्युअलिटी इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता आपके पास पावर एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए नहीं होता है। यस, इसका रीजन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैं ये पे कोई पेड बैच नहीं ले रहा हूँ बेटा, और यहाँ पर मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है। जो जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पावर एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। चलो मैं पावर का बता देता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का नहीं तो आप बोलोगे सर आप पेड बैच का ही कर रहे हो सर, यहाँ पर तो पढ़ा ही नहीं रहे हमें, राइट। तो देखो बेटा, ये ड्यूअल क्यों नहीं होता, वो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, राइट। तो अगर मैं पावर का ड्यूअल लूंगा तो उससे क्या होगा, इसका वोल्टेज का ड्यूअल क्या हो जाएगा, करंट। और यहाँ पर देखना सर करंट का ड्यूअल क्या आ जाएगा, वोल्टेज, तो ये फिर से पावर ही बनेगा ना, राइट। तो इसका मतलब पावर का ड्यूअल लेने पर फिर से पावर ही मिल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। पावर जिनका फंक्शन है बेसिकली वोल्टेज एंड करंट का फंक्शन है ना, तो ये वो दोनों के एक दूसरे का अगर आप ड्यूअल लोगे तो वो पलट जाएंगे। मतलब वोल्टेज इंटू करंट क्या हो जाएगा, करंट इंटू वोल्टेज, तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से आपके पास पावर ही बनेगा ना। तो इसको बोला जाता है सेल्फ ड्यूअल। क्या बोला जाता है, सेल्फ ड्यूअल। ड्यूअल लेने पर फिर से वही चीज मिल जाती है, तो इसीलिए ड्यूअलिटी थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आपके पावर के लिए। वैसे म्यूचुअल के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी होता है, तो म्यूचुअल के लिए अब मैं नहीं समझाते बैठूंगा, ओके। तो म्यूचुअल के लिए मैं अभी पेंडिंग में रखता हूँ। तो बस याद रखना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपके पास मतलब यम के लिए जो होता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा आपके पास यम, तो इसके लिए आपके पास ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका रीजन नहीं बताऊंगा, पावर का तो मैंने बता ही दिया, ओके। तो इतना तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, काम की चीजें मैं बताऊंगा। और ये सभी याद रखना बेटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौ, और आपके पास 10, और एक फिर से मैं यहाँ पर ऐड कर ही देता हूँ। जो थेवेनियंस थ्योरम होता है, थेवेनियंस थ्योरम का ड्यूअल होता है नॉर्टन्स थ्योरम, ओके। थेवेनियंस थ्योरम का ड्यूअल होगा नॉर्टन्स थ्योरम, ये मैंने बता भी दिया था आपको जब मैंने थेवेनियंस थ्योरम पढ़ाया था, ओके। तो चलो बढ़ते हैं आगे, आगे है क्या, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, शायद इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सॉल्व। और क्या है, ड्यूअलिटी थ्योरम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बताओ, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज से रिलेटेड है कि नहीं, ट्रांजिएंट एनालिसिस से नहीं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कोई बात ही नहीं कर रहा, और पावर के लिए तो एप्लीकेबल भी नहीं होता, राइट। तो ड्यूअलिटी थ्योरम किससे रिलेटेड है, वोल्टेज एंड करंट सोर्स से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज एंड करंट सोर्स। देखो एई में आया हुआ क्वेश्चन, और आप बोलते सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, नहीं आसान ही होता है। यस। तो आज के सेशन में मैंने बेटा पूरी कोशिश की कि आपके जो बचे हुए जो थ्योरम थे, जैसे कि मिलमन्स थ्योरम, ड्यूअलिटी थ्योरम, टेलिंजर्स थ्योरम, ये सभी थ्योरम मैं आपको कवर अप कर सकूं, ओके। और सब्स्टिट्यूशन और इसके एमसीक्यू साथ ही साथ मैंने थ्योरी भी पढ़ाई है। तो अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे रहेंगे नेटवर्क थ्योरी के थ्योरम के पूरे के पार्ट, तो आप उन सभी पार्ट को देख लेना, साथ ही साथ जितने भी मैंने अभी तक वीडियो दिए हैं महा ट्रांसको के आपकी सिलेक्शन सीरीज में, वो सभी देख लेना, सो दैट आपका सिलेक्शन होने के लिए जो बूस्टअप होगा वो मिल जाएगा बेटा। तो ये सेशन देखने से आप ना, जो बच्चे जिन बच्चों ने ये सेशन नहीं देखे रहेंगे उनसे आपको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, 5-10 का भी अगर मैं आपको हेल्प कर पाया ना आपकी सिलेक्शन के लिए, सॉरी मार्क्स के बूस्टअप के लिए, तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में जाने से बचाता है, आपको सिलेक्शन सिलेक्शन लिस्ट में लाने की कोशिश करता है, याद रखना। कोई जो वेटिंग पर होता है ना, फर्स्ट वेटिंग और जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो सेम ही होते हैं दोनों के दोनों कैंडिडेट। अंतर तो बस थोड़ा सा हो जाता है, एक छोटा सा मिस्टेक, या तो हम बोलेंगे एक छोटा सा छोटा सा हमारे पास मेहनत कम पड़ जाता है, बस इतनी बात है, बाकी कुछ नहीं। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन में बस उतना ही प्रॉब्लम होता है। और याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल नाम का कोई चीज होता नहीं, अगर आप या तो आप सेलेक्ट होते हैं या तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो, बस इतनी बात होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी फेल्योर जैसा मत लेना। एंड वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब आप क्या बनने वाले हो फ्यूचर में ये भी डिसाइड नहीं कर लेता। तो कोई अगर एग्जाम में फेल भी हो रहा है तो ये मत सोचना कि सर दुनिया रुक गई, बहुत सारे अदर भी वेज होते हैं बेटा। बट अभी आपके हाथ में एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, अभी आने वाले इसके ऊपर, राइट। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आ गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली टू सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। और इस सेशन के जो पीडीएफ मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्द ही।
तब तक के लिए बाय एवरीवन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके।